Okay. Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, sir. 2 मिनट वेट करते हैं, बाकी लोग आ जाते हैं। ओके ओके, तुम लोग के स्कूल में एग्जाम चल रहा है, कैसा हो रहा है एग्जाम? तो बताओ मुझे, मैं तो बोलते नहीं कुछ भी। कैसा हो तुम लोग एग्जाम, बताओ। सर ठीक ठाक। ठीक था। केमिस्ट्री कैसा हुआ, कर पाए नहीं कर पाए? सर केमिस्ट्री इजी आया था। इजी आया था। Yes, कौन सा sir. स्कूल, अभी कौन सा स्कूल हो तुम? सर KVN। ये भी है। Yes, sir. बाकी लोग केमिस्ट्री कैसा हुआ? तुम लोग बताओ, केमिस्ट्री एग्जाम कैसा हो तुम लोग का? सर मेरा हुआ नहीं है अभी तक। तुम्हारा हुआ नहीं है? जिनका हुआ उनसे पूछ रहा हूँ, जो भी केवी नारंगी किया उनका बताओ। बहुत सारे स्टूडेंट ने केवी नारंगी किया सिर्फ। अच्छा हुआ यूवी का। तो हम लोग जो यहाँ पे पढ़ते हैं, ट्यूशन में जो पढ़ते हैं, कोचिंग जो करते हैं, कोई फायदा होता है उसका कि फायदा नहीं होगा? यस, सर हुआ था। वाह, फायदा हुआ कुछ कुछ। वो क्वेश्चन आया था वो वाला, सर जो लास्ट टाइम आपने करवाया था। कौन सा जो आपने क्वेश्चन? लास्ट टाइम करवाया था। कौन सा क्वेश्चन? सर वो ऑक्सीडेशन एजेंट वाला। वो आया था क्या? यस सर। वेरी गुड, कर पाए इसको आराम से? हाँ सर हो गया था। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो वही है ना, तो पढ़ के फायदा होना चाहिए। अगर फायदा नहीं हो रहा तो क्या फायदा है ना पढ़ने के बाद। बच्चा क्यों क्लास में नहीं आता? अच्छा, बड़ा पंगा है। देखो तुम लोग ना मेरा क्लास करते हो ना सर का क्लास करते हो, है ना। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सर को ऐसा लग रहा हो कि सर का क्लास नहीं करते, बट ऐसा नहीं है। तुम लोग मेरा भी क्लास नहीं करते, सेम ऑन। तो प्रॉब्लम इज नॉट विद द टीचर, प्रॉब्लम इज द बच्चा। बच्चे ही क्लास नहीं करते, है ना। जो लोग मेरा क्लास करता है वो सर का भी क्लास करते हैं, और जो लोग उनका नहीं करता मेरा नहीं करता, सेम ऑन। क्या है, कोई प्रॉब्लम है बताओ? क्लास नहीं करने के पीछे कोई रीजन है, कुछ खास रीजन कि सर नहीं समझ में आता है इसलिए नहीं करता है, करने का मन नहीं करता सर? जैसे कल मुझे बहुत लोगों ने बोला कि सर, तुम लोग का बैच नहीं, बैच से मेरा बात हो रहा था, उन लोग बोला कि सर हम लोग क्या दिन भर इतना ऑनलाइन क्लास करने की बोर हो गया, ऑनलाइन क्लास करने का मन नहीं करता। ये भी एक रीजन हो सकता है। तुम लोग का क्या रीजन है बताओ जरा, क्लास नहीं करने के पीछे? बोलो बोलो, अरे बोलो, क्यों शर्माते हो? कौन देखिए तुम्हारा वीडियो, बताओ। बताओ तुम लोग रीजन बताओ। प्रॉब्लम बताओगे तभी सोल्यूशन निकलेगा ना। ना नहीं बोल सकते, प्राइवेट है। बोलो बोलो, क्या नहीं बोलना? सर मेरा केमिस्ट्री में नहीं है, बट सर कुछ सब्जेक्ट में सर बैकलॉग से। बैकलॉग का मतलब क्या हो गया तुम्हारा? सर 2020 में सर कुछ टॉपिक सर मैंने छोड़ दिया था। सर
वो सर लास्ट में सर प्रॉब्लम हो गया था सर, लास्ट ईयर भी सर, तो इसी क्या बात करना चाहिए इसका? तो कैसे सॉल्व करें इसको बताओ। सर सर कुछ दिन पहले सर मैंने केमिस्ट्री का सर कुछ किया था सर, ऐसे ऐसे करके कर रहा हूँ। ओके फाइन, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? सर डाउट आता है बहुत। केमिस्ट्री में डाउट होता है, पूछता क्यों नहीं फिर? पूछो। केमिस्ट्री में तो डाउट होता है, केमिस्ट्री में कि नहीं होता? केमिस्ट्री में सर होता है। तो फिर पूछता है तुम कभी कि नहीं पूछता है? सर आपको नहीं पूछा अभी तक। हाँ, वो क्यों नहीं पूछता है? सर नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगा। डर लगता है क्या मुझे देख के? नो सर। डर का माहौल, खौफ का माहौल है क्या? नहीं सर। एक बार किसी ने बोला कि सर आपको देख के डर लगता है, वो क्लास में ही है शायद, है ना? याद है किसी ने मुझे बोला था सर आपको देख के डर लगता है, क्वेश्चन नहीं पूछता? कहाँ गए कदर क्लास? हाँ, तो मैंने क्या सेव कर लिया, मुझे लगा क्या है, मैं लोग खौफनाक है क्या, डर लगता है, देख के डर जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ठीक है, अच्छा बात है, तुम लोग क्लास में अटेंड किया करो, ठीक है ना? ये बहुत ही बुरा बात है, टीचर क्लास में अटेंड नहीं करते हो, तो बहुत ही ज्यादा खराब बात है ना ये। तो तुम लोग, भगवान ना करे तुम लोग टीचर बनो कभी, बट बन के तो देखना क्या होता है। आज टीचर लोग को तंग करते हो तो तुम लोग का जीना है। कल कोई तुम लोग को भी तंग करेगा, इट्स नॉट इजी बेटा। चलो जो भी हो, तो आज भी क्लास में बच्चा बहुत कम है, आई थिंक जहां तक मेरा नॉलेज, इस बैच में 33 बच्चा है, 26 बच्चा क्लास कर रहा है, 25 बच्चा, बाकी लोग पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। तो ठीक है, जो भी रीजन है, अब हमारे पास कोई उपाय तो नहीं है, हमको तो पढ़ाना है, पढ़ाएंगे। चलो तो मुझे ये बताओ कि लास्ट क्लास हमने एग्जैक्टली कहां तक किया था, जरा मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बताओ जल्दी बताओ। ईएमएफ देखा था हमने, इनोट सेल निकालना देखा था क्या? इनोट सेल कैसे निकालते हैं, एग्जांपल मैंने दिया था क्या तुम लोग को? लास्ट एग्जांपल कौन सा कराया था, देखो तो देख के बताओ जरा। A3+ वाला क्या? ठीक है ठीक है। तो वहां पे हमने क्या देखा था? वहां पे हमने ये सीखा था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, और ईएमएफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इनोट सेल भी बोलते हैं, और इनोट सेल कैसे निकाला जाता है वो हमने यहां तक कर लिया था, करेक्ट? ठीक है सबको? खाना कर दो यार, ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसके आगे का टॉपिक, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर देख लेता हूँ आज का टॉपिक क्या है हम लोग का। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, ऐसी चीज से पहले हम बात करते हैं स्पॉन्टेनिटी के बारे में, फिर विल टॉक अबाउट द, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इनोट सेल एंड स्पॉन्टेनिटी के बारे में। इट्स अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इनोट सेल और स्पॉन्टेनिटी को लेके, ठीक है। तो प्लीज गिव द हेडिंग, दैट इज इनोट सेल एंड स्पॉन्टेनिटी। और एक मुझे बताएगा फॉर्मूला क्या था इनोट सेल का? सर थोड़ा नीचे लिखिए तो देखा नहीं। मैं जूम आउट कर दूं, थोड़ा बड़ा हो रहा है। चलो ओके, दिख ही नहीं रहा है, वेरी गुड। वो इतना जूम हो गया था क्या? अब ठीक है आकाश? यस सर। और इस बार का देखो, और एक बात समझो बच्चा लोग, इस बार का रिजल्ट तुमने सुना कि नहीं सुना? बच्चा लोग का रिजल्ट सुना? यस सर, सुना है। सुना ना? तुमको क्या फील हुआ कि उनको ज्यादा मिला कि कम मिला? कैसा फील होता है मुझे बताओ तो एक बार, एक इंटरेस्टिंग बात है यार। सर ज्यादा बहुत मिला। ज्यादा तो ज्यादा मिला सर। ज्यादा मिला? ओके। क्या हर बच्चा को सेम फील हो रहा है क्या, कि कोई बच्चा है इसको फील हो रहा है कि नहीं सर कम मिला? नो सर ज्यादा मिल गया। सर ज्यादा मिला सर। ओके, तो तुम लोगों ने सही एनालाइज नहीं किया फिर। एक्चुअली क्या हुआ मैं तुमको बताता हूँ। करीबन इस साल मैंने जितना जगह पढ़ाया, जितना जगह मिला थी, तो करीबन 150 से ऊपर बच्चों ने अपियर किया। कल मैं रात को बैठ के जब उनका रिजल्ट देख रहा था, मैं सबसे पहले कलेक्ट करके जब रिजल्ट देख रहा था, तो मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस किया रिजल्ट के अंदर। वो ये नोटिस किया, क्योंकि अब देखो जितने भी लोग, जितने बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, उनमें से मैक्सिमम बच्चे लोग सिंसियर और अच्छा बच्चा है। अच्छा बच्चा मतलब देखो, खाली पढ़ाई को अच्छा बच्चा नहीं, अच्छा मतलब सिंसियर बच्चा लोग ज्यादा है, ठीक है ना? और अनसिंसियर बच्चा भी है। तो कल और एक स्टूडेंट ने तो यहाँ तक हुआ कि उसने मुझे फोन किया, रो के फोन किया, रोते रोते फोन किया, वो केवीसीआरपीएफ की, मैं नाम नहीं बताऊंगा, रोते रोते फोन किया। तो मैंने नोटिस ये किया कि जो बच्चा का ना
ये जो प्री बोर्ड एग्जाम वगैरह या जो टेस्ट वगैरह, जो ऑनलाइन क्लास वगैरह, जिन बच्चा का ये अच्छा हुआ था उनको बहुत नंबर दिया गया। यानी जो बच्चा डिजर्व करता है 85 मिलने का, उसको 95 दे दिया। समझ रहे हो तुम? मेरा बात समझना, ठीक है ना? जो बच्चा ने क्लास अटेंड किया सीरियसली, जो बच्चा ने अपना पहला टेस्ट को अच्छे से दिया था, जिनका यूनिट टेस्ट का नंबर अच्छा आया था, जिन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट किया था, असाइनमेंट सबमिट किया था, उन बच्चा को भर भर के नंबर दिया गया। लेकिन ऐसा मत सोचना कि सबको ज्यादा मिला। मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट जिससे मेरा बात हो रहा था, वो लड़की रो रो के मुझे फोन कर रही थी, उसको लिटरली बहुत कम मिला। मतलब वो क्या डिजर्व कर रही थी, सी गॉट ओनली 73 इन केमिस्ट्री, जबकि सी डिजर्व मोर देन 90। जबकि कैसे कैसे लोग 94 95 में, जिसको फोन कर रहा हूँ 96 को 95 को 94 को 98 में दिमाग खराब हो गया। बाप रे, इतना केमिस्ट्री अच्छा कैसे हो गया तुम लोग का? तो देखा कि सबको मिल रहा है, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको बहुत कम नंबर मिला। एक स्टूडेंट से अगर बात हो, उसको 71% मिला, वो उसमें दुखी था। बट जब मैंने उसका देखा प्रीवियसली कि उसने क्या किया था, तो नोटिस करने को मिला कि उसने ना ही एग्जाम, उसका ना ही पहला टेस्ट अच्छा किया था, उसका ना ही प्री बोर्ड अच्छा किया था, उसने ना ही प्रोजेक्ट सबमिट किया था। तो इसके कारण नंबर कम हो गया। और जो सिंसियर बच्चा है उनको नंबर बहुत मिला है। तो इस बात का प्लीज तुम लोग एकदम ध्यान रखो। और स्कूल को भी सीबीएसई ने बहुत क्लियरली ये बता दिया था कि आप हर बच्चा को भर भर के नंबर नहीं दे सकते हो। पहले पहले क्या होता था, पहले पहले ऑलमोस्ट हर बच्चा को प्रैक्टिकल में 30 मिल जाता था। बट इस बार क्योंकि सीबीएसई ने पहले ही बोल दिया कि इतना ज्यादा नंबर हम नहीं दे सकते, तो टीचर लोगों ने क्या किया, बच्चा लोगों को 27 26। एक एपीएस की बच्ची से मेरा कल बात हो रहा था, उसका मैथ्स में टीचर ने नंबर काटा। सोचो, मैथ्स में प्रैक्टिकल होता है क्या? तो मैथ्स में 20 नंबर था, 20 में से 15 दे दिया। इन अदर सब्जेक्ट्स ही स्कोर्ड मोर देन 90, मैथ्स से 15 हो गया उसका। और 15 होने का रीजन क्या मालूम चला? कि उसका प्रीवियस जो एग्जाम हुआ था मैथ्स का, प्री बोर्ड, उससे पहले का एग्जाम, वो अच्छा नहीं है। वो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एनालाइज क्या है, मैं यस क्या सर। बताना चाहता हूँ, है ना? इसलिए समझो कि अभी सीबीएसई का जो स्टाइल है मार्किंग देने का, या जो चल रहा है ना सिस्टम, इसके हिसाब से तुमको हर एग्जाम अच्छा करना पड़ेगा। ये तुम लोग का जो टेस्ट चल रहा है अभी, कैजुअली मत लो, क्योंकि यही सब मार्क बाद में जाके देखना रिफ्लेक्ट करेगा एनुअल एग्जाम के अंदर। तब तुम बैठ के रियलाइज करोगे कि अरे इतना ज्यादा मिल गया मुझे, इतना कम मिल गया। मतलब ये बिल्कुल एक बायस्ड रिजल्ट है। जिनको मिला बहुत मिला, जिनका काटा उनका गंदा वाला काटा। तो ये सिस्टम में रिजल्ट बनाया है। ये सिर्फ सीबीएसई को लेके नहीं, आसाम बोर्ड का तो और हाल खराब है। आसाम बोर्ड ने तो क्लास 10 का 9 का पता नहीं क्या क्या ऐड कर दिया। सीबीएसई तो फिर भी ठीक है, आसाम बोर्ड का तो और हाल खराब है। तो ये बात को जरा देखना, ठीक है? कैजुअली मत लेना, इस बात को एकदम ध्यान से समझो कि स्कूल का रिजल्ट जो है वो बहुत डिपेंड कर रहा है टीचर लोग के ऊपर। तो क्लास अटेंड करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये बात भी करेक्ट है कि हालांकि ये 12 का रिजल्ट, 10 का रिजल्ट, ये कोई मायने नहीं रखता। ये डजंट मैटर, इसका कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। ये जैसे पीस ऑफ पेपर है, मतलब पीस ऑफ पेपर का वैल्यू होगा, इसका तो वो भी वैल्यू नहीं होगा, इतना कुछ काम का नहीं। मैं अपना बात बताऊं, मैंने जब से क्लास 10 पास किया, 12 छोड़ो ना, मैं बीटेक का बता रहा हूँ। मैंने बीटेक पास करके कितना जगह काम कर लिया, आज तक किसी ने मुझे सर्टिफिकेट दिखाओ नहीं बोला। तो कितना मुझे मिला वो लेके मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, कुछ काम नहीं आज तक, बता रहा हूँ आज तक। 10th का रिजल्ट काम आता है 11th में एडमिशन करने की, 12th का रिजल्ट काम आता है, क्या काम आता है? कहीं नहीं आता, मुझे कहीं काम नहीं आता। हाँ, जेई का काउंसलिंग में काम, तब मांगा था, दिखाओ तो कितना मिला, उतना नहीं। उसके बाद मुझे याद नहीं क्यों मिला, ये पूछा मुझसे। हाँ, शायद कभी नहीं पूछा मुझसे। उसके बाद मेरा सर्टिफिकेट क्या है, घर पे होगा। और बीटेक का तो आज तक किसी ने कहीं नहीं मांगा, मैं कहीं ना दिखाना पड़ा ना कहीं पूछता है। तो वाला बात है ना, लाइफ में तुम क्या करते हो वो मैटर करता है, तुमने कितना नंबर लाया वो मैटर नहीं करता। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम नंबर नहीं लेके आएंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ क्राइटेरिया है कि जेई में बैठने के लिए मिनिमम 75% होना इंपॉर्टेंट है, और मेडिकल एग्जाम के लिए मिनिमम 60% होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है सीखना। तो जिनको आता है, जिन्होंने सीख लिया है, अब बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जिन्होंने 70% लाया होगा, बट कल का दिन वही बच्चा मेडिकल एग्जाम क्रैक करके अच्छा कॉलेज में पढ़ेगा। और बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जो 99% लाया होगा, जो घर में बैठ के सोचेगा अब करें क्या। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये सब ये होता है, ठीक है? तो लाइफ इज ऑल अबाउट तुम क्या करते हो लाइफ में, वो इंपॉर्टेंट है। कितना नंबर लेके आ रहे हो इससे कोई मैटर नहीं करता। सुनाया? यस सर। ये लाइफ को थोड़ा सीरियस लिया ना। और आजकल का बच्चा में ये बहुत प्रॉब्लम है कि दे आर नॉट सीरियस। इसका रीजन शायद ये है, जो मैंने नोटिस किया, तुम लोग मेरे से अच्छा बता पाओगे। आजकल ना कैजुअल बनना ये स्टाइल हो गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, राइट? मतलब आजकल क्या जो कैजुअल है
उसको अटेंशन ज्यादा मिलता है ना? मैं सही बोल रहा हूँ? एक Yes, sir. पढ़ने वाला बच्चे को ना, एक पढ़ने वाला बच्चे को सब इंसल्ट करेंगे, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ रहा है देखो पढ़ रहा है, ऐसा वाला फीलिंग आता है। ऐसा मेरे हॉस्टल में भी था मेरे हॉस्टल में क्या था कि अगर किसी ने किसी को पढ़ते हुए देख लिया ना, तो पूरा हॉस्टल रूम में आ जाएगा, अरे देखो पढ़ रहा है। तो ये एक पढ़ाई धीरे धीरे क्या ना, एक ऐसा चीज हो गया कि लोग उसको इंसल्ट की तरह देखते हैं, देखो पढ़ता है, अरे पढ़ रहा है। और नहीं पढ़ना वो एक शान वाला बात है कि देखो मैं पढ़ता नहीं, बिना पढ़े मैंने इतना ला दिया, और मैं घूमता हूँ, देखो मैं वहां गया था, वहां गया था। ऐसा है कि नहीं, बताओ आजकल, है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए तो प्रॉब्लम है। तो लेकिन ध्यान रखना, आज कोई क्या बोले क्या ना बोले, स्कूल लेवल में है, तुम लोग यहाँ तो फ्रेंड हो, ठीक है, लाइफ बहुत बड़ा है आगे चल के, लेकिन पढ़ाई काम आए। ये सब जो शोबाजी है, ये 12th के बाद हवा हो जाएगा, हवा हवा। जब कुछ नहीं मिलेगा ना, तो हवा हवा ही हो जाएगा। तब सब रियलाइज करोगे, काश मैंने क्लास किया होता, काश मैंने वो किया होता। तो इसीलिए कोई तुमको बोलता भी है कि वो देखो पढ़ रहा है, हंसता है ना, तो बोलो हाँ पढ़ रहा है, क्या हो? तो क्लास 12 क्या नहाने के लिए आया था, नाचने के लिए आया था क्लास 12 में? पढ़ने तो आया था, पढ़ेगा क्यों नहीं पढ़े? तो ऐसे उसको लो, है ना, पॉजिटिव वे में लो। कोई बोल रहा है, हंस रहा है, देखो पढ़ रहा है, तो कुछ बात नहीं, तुम उसको बोलो कि हाँ पढ़ रहा हूँ, क्या हुआ? तो मत पढ़ो, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं 12 आया हूँ पढ़ने के लिए, पढ़ने दो मुझे। तो ऐसे इसको मत देखना, ठीक है ना? ये बहुत ही खराब, असल बच्चा लोग को पता है क्यों ऐसा हो गया, बट स्टाइल स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है, समथिंग लाइक कूल, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो कूल वाला फीलिंग आता है, वो नहीं पढ़ता, क्या बात है, नहीं पढ़ता है, वो पढ़ता है, इंसल्ट फीलिंग आता है ना? क्या हो गया, है कि नहीं? Yes, sir. सर Yes, sir. Sir, हाँ बोलो, sir, मेरा एक वो प्रॉब्लम है सर। हाँ बोलो बोलो। सर मेरा एमसीक्यू में नंबर नहीं आता है सर, मतलब रिटर्न में आ जाता है नंबर, लेकिन एमसीक्यू में नंबर नहीं आ रहा है किसका, किस नाम बताओ? सर। ज्योति में। देखो ज्योति, मैं एक सिंपल सा बात समझा, रिटर्न और एमसीक्यू में डिफरेंस क्या मैं समझाता हूँ, ठीक है ना? डिफरेंस यही है कि एमसीक्यू में वही बच्चा नंबर लेके आएगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि एमसीक्यू समथिंग जो तुमको कंफ्यूज करेगा। रिटर्न में क्या होता है कि तुम्हारे माइंड पे जो है तुम लिखते चले जाओ, मे बी कुछ पॉइंट जुड़ के तुम करेक्ट कर सकते हो, बट एमसीक्यू तभी अच्छा होगा व्हेन यू आर वेरी क्लियर विद योरसेल्फ। अगर तुम खुद में कंफ्यूज हो, नॉट ओनली यू, जो बच्चा खुद में कंफ्यूज है उसका एमसीक्यू कभी अच्छा नहीं होगा, ध्यान रखना। और हमारा जो फ्यूचर है ना, इट इज ऑल अबाउट एमसीक्यू। आज कोई एग्जाम रिटर्न नहीं होता है, सारा एग्जाम एमसीक्यू ही होता है। एक टाइम हुआ करता था जब सारा एग्जाम रिटर्न हुआ करता था, अब टाइम आ गया है जब सारा एग्जाम एमसीक्यू होता है। और मैं तुमको बता रहा हूँ कि आज केवल 3-4 साल के बाद तो बोर्ड एग्जाम में भी रिटर्न का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इस साल भी खत्म हो गया, अगला साल से ये एक यूज्ड टू वाला मामला हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। एवरीथिंग विल गो टू द एमसीक्यू। ये अच्छा भी है, क्योंकि एमसीक्यू जिसका स्ट्रॉन्ग होता है ना, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है ज्योति भाई, तो तुम्हारा मे भी कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है, देखो उसको, ठीक है? मतलब पढ़ते हो, थोरोली पढ़ा करो, तभी तुम्हारा एमसीक्यू अच्छा होगा, ठीक है? यस सर। और प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा मिलेगा, कम क्वेश्चन करोगे तो फिर इसका फायदा तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है? क्वेश्चन ज्यादा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं इस टॉपिक। और मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ उसको ध्यान से सुन लो, तो ये भी बहुत हेल्प करेगा तुमको यार। ऐसे हम लोग फालतू नहीं पढ़ाते हैं, मतलब अच्छे पढ़ाते होंगे, बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है मुझे ये ठीक ही पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज सुनो। नहीं सर, वो तो सर ठीक है सर, आपका जो पढ़ाते हो समझ में आता है सर, लेकिन वो जो एसेशन रीजन होता है ना, वो गलत हो जाता है सर, कंफ्यूज हो जाता है। एसर्शन रीजन में सिखाऊंगा, एसर्शन रीजन में करने का तरीका होता है, वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये चैप्टर खत्म होने दो, आई विल टीच यू हाउ टू सॉल्व एसर्शन रीजनिंग, है ना? एक तरीका है, मैं तो सिखा दूंगा, ठीक है? बाकी जो एमसीक्यू है, एसर्शन रीजनिंग को छोड़ के जो एमसीक्यू है, एटलीस्ट वो गलत नहीं होना, ठीक है? चलो आगे बढ़े। अब देखो, हम Yes, बात करते हैं यहाँ पे इनोसेंट स्पॉन्टेनिटी के बारे में। देखो एक बात समझना, स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है कि कोई भी रिएक्शन को हम लोग जज करते हैं या फिर क्लासिफाई करते हैं दो चीज को, कि क्या वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, या फिर हम क्या बोलते हैं कि क्या वो रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तुम्हें ये पता होगा रिएक्शन क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक स्पॉन्टेनियस और एक को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होता है इन दोनों रिएक्शन में? तो डिफरेंस यही होता है कि जो भी रिएक्शन खुद ब खुद काम करने लगेगा, यानी जो रिएक्शन अपने आप काम करेगा, अपने आप चलेगा, अपने आप प्रोसीड करेगा, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। और जो भी रिएक्शन खुद ब खुद नहीं चलेगा, जिसको चलाने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, तुमको कुछ सप्लाई करना पड़ेगा, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बहुत ही क्लियर चीज है।
अब बात समझना, लाइक बर्निंग ऑफ सोडियम, सोडियम को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो सोडियम में आग लग जाए। अब सोडियम में आग अपने आप लगा कि मैंने माचिस से जलाया आग, उसमें डिफरेंस है, समझना। अगर सोडियम में अपने आप आग लग रहा है यानी कि सोडियम अपने आप बर्न हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सोडियम का जलना जो होगा वो एक काइंड ऑफ क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन स्पॉन्टेनियस होने से भी उसको जलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आया, तो वो एनर्जी जो आया ना वो नेचर से आया, नेचर से उसको एनर्जी मिला और उस एनर्जी से वो अपने आप को बर्न कर दिया। तो वैसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद प्रोसीड हो, और प्रोसीड होने के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए होगा वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, उसको नेचर से मिलेगा। वैसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब देखो स्पॉन्टेनियस को समझाने के लिए एक हमारे पास रूल है, रूल क्या है, एनर्जी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं सब लोग, गिब्स फ्री एनर्जी। तुमने नाम सुना होगा इसके बारे में, गिब्स फ्री एनर्जी। ये बहुत कंट्रोवर्शियल भी है, हम लोग नाम को फ्री नहीं लगाना चाहिए हम लोग को, क्योंकि नेचर का एनर्जी है, तो वी कांट से कि नेचर इज फ्री एनर्जी, नेचर को फ्री नहीं बोलेंगे, तो आजकल बोलते हैं गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी में हम लोग ये निकालते हैं कि जब भी हमारा चेंज इन द गिब्स एनर्जी, ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ भी है, पहले पढ़ा हुआ, डेल्टा जी अगर जब नेगेटिव निकल के आता है या डेल्टा जी का वैल्यू जब नेगेटिव आ जाएगा, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि द रिएक्शन इज क्या, स्पॉन्टेनियस, ये बोला जाता है। और अगर मान लो हमारा डेल्टा जी का वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, चेंज इन द एनर्जी इज पॉजिटिव, तो उस केस में इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, दिस रिएक्शन इज नोन एज द नॉन स्पॉन्टेनियस का रिएक्शन। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। अब तुमको याद होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट थर्मोडायनेमिक्स में पहले इक्वेशन हुआ करता था थर्मोडायनेमिक्स, वो इक्वेशन ये था, हम लोग इक्वेशन बोलते हैं कि डेल्टा जी विल बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल। ये रिलेशन है, समझ लो। रिलेशन क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ क्या होगा, ई सेल। या फिर मैं इसको अगर नॉट के फॉर्म में लिखूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू क्या होगा, एन एफ, यहाँ पे क्या होगा, ई नॉट सेल। तो ये तुम दो फॉर्मूला को यूज कर सकते हो या फिर लिख सकते हो। अब ये दो फॉर्मूला के अंदर n क्या है और f क्या है समझने का ट्राई। ये n तुमको जो दिख रहा होगा, ये n का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि दिस n बिलोंग टू द क्या, n फैक्टर। ये क्या होता है, n फैक्टर होता है। व्हाट इज n फैक्टर, तो क्योंकि हम यहाँ पे रिएक्शन का बात करेंगे, तो n फैक्टर का मतलब यहाँ पे होता है कि एक मोल से कितना मोल प्रोड्यूस हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, n फैक्टर। फिर तुम समझो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, वो हमारे लिए क्या होगा, एन फैक्टर हो जाएगा। वो कैसे मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एफ लिखा होता है, एफ, ये एफ होता है कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं फराडे। क्या बोलते हैं तुम लोग, फराडे कांस्टेंट या फराडे। और फराडे का जो वैल्यू होता है, इसको बोलते हैं 1 फराडे विल बी इक्वल टू हो जाएगा 96500 कूलम। क्या होगा, 1 फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। तो ये हमारा क्या हो गया, फराडे हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एन फैक्टर हो गया। और हमको पहले से ही पता है कि आइदर ई सेल बोलो या फिर ई नॉट सेल बोलो, तो ई सेल हो या ई नॉट सेल हो, इसका फॉर्मूला हमको पता है कि इट इज ई नॉट कैथोड माइनस क्या होगा, ई नॉट एनोड हो जाएगा। या फिर अगर तुम ई सेल का बात करोगे तो दिस ई सेल विल बी क्या, ई कैथोड माइनस क्या होगा, ई। तो ये हमारा क्या होगा, रिएक्शन। अब देखो, जैसे मैंने पहले तुम लोगों को बता दिया है कि हम लोग को अगर रिएक्शन को पता करना है कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो डेल्टा जी का वैल्यू है, या डेल्टा जी नॉट का जो वैल्यू है, वो नेगेटिव है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। खाना करो यार, हमको क्या देखना पड़ेगा, यस सर। हमको देखना पड़ेगा कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, डेल्टा जी का वैल्यू रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जरा देखो एक बार, यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूला में देखो, यहाँ पे तुमको दिखेगा कि डेल्टा जी वाले फॉर्मूला में यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा, पहले से ही एक नेगेटिव साइन। तो अगर यहाँ पे पहले से एक नेगेटिव साइन है, और मान लो हमारा ई सेल या फिर ई नॉट सेल का वैल्यू मान लो नेगेटिव आ गया, बात सुनना, अगर मान लो ई सेल या फिर ई नॉट सेल का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यस सर, करेक्ट, यस तो सर, अगर ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव आ गया,
तो वी कैन से कि डेल्टा जी का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव। और हाँ पॉजिटिव आ गया, और डेल्टा जी का वैल्यू जब पॉजिटिव आ जाएगा तो रिएक्शन कैसा होगा, नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। हाँ वेरी गुड। लेकिन अगर ई नॉट सेल का वैल्यू या ई सेल का वैल्यू, अगर ये ई नॉट या ई सेल का वैल्यू मान लो पॉजिटिव आ, मान लेते हैं पॉजिटिव आ, तो ये पॉजिटिव होगा, तो दिस नेगेटिव मल्टीप्लाइड विद द पॉजिटिव, तो ये होल वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव। तो जब ये होल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस। Spontaneous। है ना। तो यानी मैं यहाँ पे ये जोड़ देता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ कि डेल्टा जी नेगेटिव तभी होगा व्हेन हम लोग क्या बोलेंगे कि ई नॉट सेल जो है वो क्या है, पॉजिटिव, या फिर ई नॉट सेल बोलो या फिर ई सेल बोलो, ई सेल क्या है, पॉजिटिव है। जब ई सेल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इसका उल्टा भी यहाँ पे करेक्ट है कि ये जब पॉजिटिव कब होगा, जब ई नॉट सेल हमारा क्या होगा, नेगेटिव, या फिर जब हम बोलोगे कि ई सेल हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो जब ई सेल या फिर ई नॉट सेल जब नेगेटिव हो जाएगा तो उस केस में हमारा डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव, एंड द रिएक्शन विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, सो लिख लो एक बार। और एक बात समझना कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछता है समझो, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसा पूछता है, तुमको अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये डिपॉजिट होगा, क्या ये डिस्प्लेस होगा, तो जब भी ऐसा क्या क्वेश्चन मार्क वाला जब क्वेश्चन पूछेगा ना कि ऐसा हो सकता है क्या, डिपॉजिट हो सकता है क्या, डिस्प्लेस हो सकता है क्या, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा समझ जाना कि अगर तुम्हारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो तुम बोलोगे यस हो सकता है, और अगर तुम्हारा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तुम बोलोगे ना बिल्कुल नहीं होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो लिखते हैं हो गया सर। सर पूछो। सर ई नॉट हो या ई हो दोनों तो सेम ही होते हैं ना? दोनों सेम होता है। देखो मैंने क्या बताया लास्ट क्लास में कि ई का मतलब होता है नॉर्मल कंडीशन, यानी किसी भी कंडीशन में तुम ई सेल को निकाल सकते हो, बट ई नॉट सेल को तुम निकालोगे एक पर्टिकुलर कंडीशन में, जहां मैंने बताया था कि टेम्परेचर मस्ट बी हाउ मच, 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना होना चाहिए, और सोल्यूशन का या जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, मैंने ये सब बताया। ठीक है, तो ये सब को फॉलो करोगे तो इनको मिला के जो बनेगा दैट इज कॉल्ड द ई नॉट, और नॉर्मल किसी भी कंडीशन में निकालोगे दैट इज क्लियर? यस सर। क्लियर है तो बोलो डॉक्टर, बोलो। हाँ सर क्लियर है। क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं? सर हो गया। हो गया? यस सर हो तो गया। हम लोग सीधा ओके। और एक बात बता दूं, ये तुम लोग को पता होना चाहिए, बट शायद मुझे उम्मीद है कि तुम लोग भूल चुके होगे, क्लास 10 में पढ़ा, और 10 बोल रहा हूँ 11 में पढ़ा होगा। क्या कोई मुझे ये बोल सकता है क्या कि डेल्टा जी जीरो कब होगा? और मतलब ये मुझे बताओ कि क्या मैं, कोई मुझे बताएगा कि डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट जीरो कब होता है? सर M0 इक्विलिब्रियम पे सर। इक्विलिब्रियम। सर जो सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है। वेरी गुड। जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन का बात करेंगे तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन डेल्टा जी विल बी इक्वल टू जीरो, और डेल्टा जी नॉट जीरो कब होगा? सर इक्विलिब्रियम, वेरी गुड, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। डेल्टा जी नॉट कभी जीरो हो ही नहीं सकता। बात समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, गलती देखो यहीं पे हो रहा है तुम लोग से ना। डेल्टा जी कैन बी इक्वल टू जीरो बट डेल्टा जी नॉट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। कोई भी चीज अगर अपने स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेजेंट है तो उसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता।
द पॉइंट। अगर कोई भी अपने स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेजेंट है तो उसका वैल्यू जो होगा वो कभी जीरो नहीं होगा। लाइक डेल्टा जी नॉट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, डेल्टा जी विल बी इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, डेल्टा जी नॉट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। और ध्यान रखना किसी भी सेल रिएक्शन का n, किसी ने मुझे बोला कि सर व्हेन n का वैल्यू जीरो होगा, n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो अगर हमारे पास कोई रिएक्शन होगा, अगर रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक्सचेंज होगा ही होगा। अगर मैं ये बोलूं कि पहले भी ए है अब भी ए है तो ये रिएक्शन थोड़ी हो रहा है, ये चेंज, इट्स नॉट अ रिएक्शन। तो मुझे बोलेगा सर ये भी तो हो सकता है कि ए गैस था अब ए जो है लिक्विड बन गया, तो ये रिएक्शन थोड़ी है, ये तो चेंज है, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, ये रिएक्शन नहीं है। आर गेटिंग द पॉइंट? समझ आ रहा नहीं आ रहा? और याद रखना क्योंकि डेल्टा जी नॉट कैनॉट बी इक्वल टू जीरो, तो इन द सेम वे दिस ई नॉट सेल आल्सो कैनॉट बी इक्वल टू जीरो। कभी भी ई नॉट सेल का वैल्यू जीरो नहीं आएगा, ई सेल का वैल्यू जीरो आएगा, बट द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल कैनॉट बी इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आता है सबको? हाँ सर। लिख लो प्लीज, आगे बढ़ते हैं। छोटा छोटा चीज है, हम लोग को याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करते हैं इसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा। घंटी बजाएंगे तो समझ आएगा कौन निकला कौन नहीं। आगे बढ़े? हाँ सर। सर बेटा उसको यस सर। चलिए क्वेश्चन करते, थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूँ तुम लोग करने के लिए, क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो दो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो तो मैं देख रहा हूँ कर पाते नहीं कर पाते। पहला पूछा गया है कि ये डाटा है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का डाटा गिवन है, यहाँ पे कुछ डाटा हमारे पास गिवन है कि जब भी I2 दो इलेक्ट्रॉन लेके I माइनस में कन्वर्ट होता है तो उसमें उसका जो ई नॉट का वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है, मान लो, ठीक है। उसका बोला गया है कि तुम्हारे पास उसका जो SRP का वैल्यू है ई नॉट I2 से I में कन्वर्ट होने का, दैट इज 0.53 वोल्ट। वैसे Fe का डाटा गिवन है, Cl का गिवन है, Sn का गिवन है। Sn वाले केस में ओनली ई नॉट लिखा हुआ है, खुद समझ जाना कि ई नॉट का मतलब क्या होता है। जब भी कुछ नहीं गिवन होगा तो मैंने बताया था कि जब कुछ नहीं गिवन होता है तो मान के चलो कि वो क्या होगा, SRP SRP वैल्यू होगा। वेरी गुड।
तो SR वैल्यू गिवन है इसका। पूछा ये जा रहा है कि Fe3+ जो है वो SN को ऑक्सीडाइज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड ये पूछा जा रहा है कि I2 जो है वो Cl- को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलो ट्राई करो, देखो देखते। कौन मार रहा है? सर हमें इसमें लास्ट के वो दोनों निकालने हैं क्या? क्या ये क्या? Fe3+ ऑक्सीडाइज SN हाँ है कि नहीं, हाँ वो निकालना है। हाँ, ये पता करना है कि नहीं। मैंने क्या बोला कि जब भी वो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा देखना है कि क्या वो रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोई भी रिएक्शन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, ये समझने के लिए आपको समझना पड़ता है कि क्या वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि स्पॉन्टेनियस नहीं है। अब एक्चुअली क्या ना, तुम लोग का सिलेबस को हटा दिया। मेटलर्जी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक था एलिंगम डायग्राम बोलते, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बात को समझने के लिए कि कोई भी रिएक्शन कब पॉसिबल होता है कब नहीं होता, बट सीबीएसई को क्या पता है सब। जल्दी करो, निकाल पाओ तो यस करो, नहीं तो जल्दी से बताओ कि नो सर कर दो, मैं कर दूंगा, टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं। बोलो यस करो, बोलो सर बोलो। सर नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहा, नहीं होगा। बढ़िया नहीं आ रहा है, आगे बढ़े, मैं कर दूं। चलो देखते हैं, तो मैं कर देता हूँ, पहला करता हूँ, तुम लोग खुद सोचना कि कैसे ये पॉसिबल होगा कि नहीं। देखो ध्यान से कैसे करना है समझना। पहले क्यों ना एक काम किया जाए, हमको पूछा कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, तो मैं काम करता हूँ, मान लेता हूँ कि हाँ भाई पॉसिबल है। मानने में क्या, मान लेते हैं कि पॉसिबल है। अगर पॉसिबल होगा तो रिएक्शन कैसा बनेगा, देखो। तो बोला गया है कि ऑक्सीडाइजेस एसएन और नॉन, तो रिएक्शन बनेगा कि जहां पे एसएन जो है वो ऑक्सीडाइज होना चाहिए, ठीक है। तो एसएन को ऑक्सीडाइज करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे Fe3+ और एसएन को ऑक्सीडाइज करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे एसएन, और यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि एसएन अगर ऑक्सीडाइज होगा तो Fe3+ को क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस होना पड़ेगा। तो इसको कर देंगे यहाँ पे Fe2+ प्लस एसएन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा SN2+। लो, तो मैंने रिएक्शन को लिख दिया, ये हमारा क्या है, रिएक्शन है। अब इसके हिसाब से मैं सोचूंगा कि एसएन को मैंने यहाँ पे ऑक्सीडाइज करता हुआ दिखा दिया है कि एसएन पहले 0 था, अब ये +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैंने मान लिया कि दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, फिजिबल। अब मैं क्या करूंगा, इसका E0 सेल निकालूंगा। अगर ये रिएक्शन का E0 सेल नेगेटिव आ गया तब तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव आते ही मैं क्या बोल दूंगा कि नहीं, ये जो मैंने लिखा है वो क्या है, रॉन्ग है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। और अगर मान लो इस रिएक्शन में
डेल्टा जी का वैल्यू सॉरी ई नॉट सेल का वैल्यू अगर मान लो पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब यह है कि डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, तब मैं बोल सकता हूं कि यस दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर समझ आया सबको? चलो तो लेट्स Yes, सी sir. फाइंड करते हैं। तो यहाँ मुझे बताओ यहाँ पे एनोड कौन होगा, क्योंकि एसएन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो एसएन हमारा एनोड हो गया, ये रिड्यूस हो रहा है तो ये हमारा कैथोड हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इनोड सेल निकालेंगे। तो इनोड सेल में का क्या फॉर्मूला था, इनोड कैथोड माइनस इनोड ऑफ क्या एनोड। अब देखो भाई एसएन का वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे एसएन का वैल्यू। अब मैंने बोला था कि हम लोग हमेशा कौन सा वैल्यू को यूज करेंगे, एसआरपी वैल्यू को। यहाँ पे एसआरपी वैल्यू कितने एसएन का, तो एसएन तो एनोड हो रहा है, कैथोड कौन है हमारा, एफई है, एफई। तो एफई का वैल्यू है -0.44, तो -0.44 माइनस ई नॉट ए मतलब एसएन, एसएन का वैल्यू कितना हमारे पास, ब्रैकेट लगा दो, एसएन है -0.14। इसको सॉल्व करेंगे तो -0.44 प्लस 0.14 ये निकल के आएगा -0. कितना आ गया बेटा, बताओ 0 कितना 30 आया कि नहीं आया, यस सर। आया ना। तो अब मुझे बताओ कि इनोड सेल का वैल्यू क्या में निकल गया, तो हम बोलेंगे ना कि इफ इनोड सेल इज नेगेटिव, अगर इनोड सेल नेगेटिव है तो देयरफॉर आई कैन से कि डेल्टा जी नॉट विल बी पॉजिटिव, दैट इज क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस। हम क्या बोलेंगे, कैसा है रिएक्शन हमारा, रिएक्शन हमारा है नॉन स्पॉन्टेनियस, देयरफॉर रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, यानी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हम बोलेंगे Fe3+ does not oxidizes SN in this reaction। क्लियर हो? यस सर। सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. तो अगर ये क्लियर हो गया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वाला खुद कर लोगे। चलो ट्राई करो, नेक्स्ट वाला भी खुद बनाओ। अब नेक्स्ट वाला देख के तुमको लगना चाहिए कि सर ये पॉसिबल नहीं है। क्या बोला गया, I2 डिस्प्लेसेस Cl माइनस फ्रॉम KCl और नॉट। तो पहले रिएक्शन बनाओ, इसका रिएक्शन बनाओ, एनोड से निकालो और देखो क्या ये पॉसिबल हो रहा है कि पॉसिबल नहीं हो रहा, तो बताओ, नहीं हो रहा तो बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। सर नहीं होगा शायद। नहीं होगा, बेटा जल्दी करो, जल्दी करो, है ना, हो गया तो जल्दी करो, नहीं हुआ तो बोल दो सर नहीं होगा, मैं कर दूंगा, जल्दी करो। सर नहीं होगा। Sir, नहीं हो रहा है। नहीं कर पा रहे, क्या है, नहीं होगा, नहीं कर पा रहे, सर नहीं होगा कर। नहीं होगा, ठीक है।
और किसी का? सब लोग रिप्लाई करो यार। तो सर ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ, बोलते नहीं है बात। मजेदार क्लास है। मैं मिटा रहा हूँ उसको। यहाँ बोला कि I2 displaces Cl minus from KCl or not, तो मान लो ना कि डिस्प्लेस हो रहा है, तो मान लेते हैं पहले कि I2 जो है वो KCl में से Cl को डिस्प्लेस करके ये बना देता है Ki, और यहाँ पे क्या बच जाएगा Cl2। यही होगा रिएक्शन, बताओ बोलो। हाँ सर, यहाँ तक हो गया। ये तो हो गया। हाँ अरे बात सुनो, अगर नॉर्मली भी देखा जाए, कोई साइंस मतलब साइंस तो है बट अब देखो यहाँ पे क्या ना, जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है किसी भी एक मॉलिक्यूल से कंपाउंड से। ये रूल हमने पढ़ा है ना, एक हाईली रिएक्टिव मेटल किसी भी लेस रिएक्टिव मेटल को अपने मॉलिक्यूल से हटा सकता है, हटा देता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये नॉन मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल के केस में भी एप्लीकेबल होता है कि एक हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल एक लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल को अपने पोजीशन से हटा सकता है, अपने मॉलिक्यूल से हटा सकता है। लेकिन यहाँ पे कंपेयर करोगे आयोडीन और क्लोरीन में, तो क्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन जो है कम रिएक्टिव है, तो Yes, sir. आई जो है Cl को हटा नहीं पाएगा, तो ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं है। अब देख लेते हैं कि सही में पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बताओ यहाँ पे I2 के ऊपर 0 है और यहाँ पे I2 के ऊपर कितना आ गया -1। -1। हाँ, यहाँ पे Cl के ऊपर -1 है, यहाँ पे 0, तो I2 जो है 0 से -1, तो I2 रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा Oxidation. है। तो KCl में ऑक्सीडेशन, I2 में क्या रिडक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जब E0 निकालेंगे तो E0 सेल्फ विल बी इक्वल टू क्या होगा, E0 कैथोड माइनस एनोड। तो जो रिडक्शन होगा वो कैथोड है, जो ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड है। तो I2 कैथोड है, तो I2 ये वाला ये कैथोड है, तो यहाँ पे ले लेंगे 0.53 माइनस एनोड हमारे पास कौन है, KCl हमारा एनोड है, राइट। तो Cl मतलब Cl ले लेंगे कितना 1.36, तो माइनस, तो आंसर जो भी हो मुझे नहीं पता, नेगेटिव में आएगा, तो ई सेल नेगेटिव में आएगा, देयरफॉर वी कैन से कि डेल्टा G जो होगा वो पॉजिटिव में आएगा, तो नॉट पॉसिबल, तो यानी ये नहीं हो सकता। डिफिकल्ट है तो करने के लिए, ये हुआ कि नहीं हुआ, Sir, आ गया था ये। आ गया ना, Yes, sir. बोला कि नहीं, Sir, मैं बोल ही रहा था। बोल रहा था मैं ही बोला था सर। तुमने, तुम्हें बोला था आ गया, और नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, नहीं होगा बोला था सर मैंने। हाँ सही सही। कौन नाम बताओ, सर अर्पण। वेरी गुड। अब समझ में आया सबको, क्या डाउट है, सर आ गया सर। आ गया, आगे बढ़े। तो और एक क्वेश्चन देता हूँ, करते हैं, देखो ट्राई करते हैं, थोड़ा ट्राई करो यार, ट्राई करो, गलत होने का मत सोचो ना, ट्राई करो। सितंबर 1 से तो स्कूल खुलने वाला है ना, कि नहीं खबर। सर हाँ सर सुना है। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, सर अच्छा ही है सर, बोर हो रहा है घर में। कॉपी अभी कंप्लीट है ना, देख लेना, ठीक है। सर नहीं है। सर कॉपी बनाया नहीं अभी तक। वही तो बोल रहा हूँ, देख लेना, टीचर पास कर देगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है कि इनोट Ni2 प्लस से Ni में जब कन्वर्ट होगा, तो बोल रहा है इसके SR जो SR गिवन है, बोला कि इफ जिंक इज एडेड टू NiCl2 सॉल्यूशन, zinc is added to NiCl2 solution, will Ni deposit? Solve.
जब जिंक को ऐड किया गया NiCl2 सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या Na जो है वो डिपोजिट होगा कि डिपोजिट नहीं होगा, ये ट्राई करो। सर पॉसिबल है सर। है यस सर। वेरी गुड। और कोई यस सर होगा। होगा? होगा सर। आजकल क्या चल रहा है नेट पे? हाँ बताओ आजकल क्या चल रहा है? क्या चल रहा है सर? सर पता नहीं सर। पता नहीं, किसी ने बोला तो कुछ। अरे ओलंपिक नहीं यार, नेट में क्या चल रहा था? वायरल क्या हो रहा है आजकल? बताओ तो क्या चल रहा है? अच्छा सर, वो एक लड़की का, वो बोट्स का। अरे नो, वो तो ठीक है, और उससे पहले बताओ और कुछ चल रहा है? गाना चल रहा है पीछे मुझे का। अरे सर वो गाना याद आ गया, बच्चा ही गाते हैं ना वो। हाँ सर, जाने मेरी जाने वाली। बचपन का प्यार है, बचपन का प्यार, बचपन बचपन का। बचपन हो गया। चलो ठीक है। तो बोला गया जिंक की एडेड टू निकल क्लोराइड सॉल्यूशन विल निकल डिपॉजिट। देखते चलो। तो जिंक सॉलिड को डाला गया है NiCl2 एक्वस के अंदर, और बोला ये जा रहा है कि क्या निकल डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा। चलो, तो निकल डिपॉजिट तभी होगा जब जिंक इसको रिप्लेस करके यहाँ पे निकल बनाएगा। बहुत। तो जिंक यहाँ पे 0 है और जिंक यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है +2 में। Na यहाँ पे +2 है जो कन्वर्ट हो रहा है 0 में। तो यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, निकल का रिडक्शन हो रहा है। फिर निकल जो होगा कैथोड होगा, जिंक जो होगा एनोड होगा। तो हम लोग सीधा क्या निकालेंगे? E0 सेल निकाल लेंगे, E0 कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। तो निकल 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 निकल। ओके, उससे पहले ये देखना है कि क्या दोनों वैल्यू SRP है क्या? बोलो। तुमने नहीं देखा प्लीज? तुम लोगों ने देखा कि नहीं देखा ये बात को? यहाँ सर पे SRP नहीं है। हाँ, ये SRP नहीं है, SR में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो E0 ऑफ यहाँ पे क्या होगा? Zn2 प्लस जिंक में कन्वर्ट होगा तो -70 बोल दूंगा, ठीक है ना। और हमको यूज करना है SRP वैल्यू, ध्यान रखना। कौन सा वैल्यू? SRP वैल्यू। तो जिंक यहाँ पे एनोड है, निकल कैथोड है, तो इसका वैल्यू लेंगे -0.24 माइनस एनोड का वैल्यू कितना लेंगे? -0.70 करोगे तो -0.24 प्लस 0.70, तो करोगे कितना निकल के आएगा? 4.6।
Sir, plus 0.46. तो यहाँ पे क्या में निकल गया पॉजिटिव में, therefore we can say कि डेल्टा G नॉट कैन बी इक्वल टू क्या नेगेटिव, तो स्पॉन्टेनियस होगा तो हम बोलेंगे यस दिस इज पॉसिबल, यानी कि जिंक, इफ अगर जिंक को ऐड किया जाता है NaCl2 सॉल्यूशन के अंदर तो जिंक विल डिपॉजिट, यस इट विल डिपॉजिट फॉर श्योर। बोलो क्लियर है? नहीं Yes, sir. कोई भी सर। डाउट है किसी को? पूछो। सर ऊपर वाला SRP में था ना सर, वो NI वाला। हाँ वैसा भी मैं, हाँ हाँ, और नीचे वाला SOP में था, तो सर उसको फिर कन्वर्ट क्यों किया फिर SRP में? भाई तुम्हें क्या बताया था लास्ट क्लास में कि हम लोग जब भी E0 सेल को यूज करेंगे तो मैंने जो फॉर्मूला दिया है अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला वी हैव टू कन्वर्ट ऑल द वैल्यू इनटू SRP। SRP. क्या में कन्वर्ट करोगे? सारा वैल्यू को SRP में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है? अच्छा, हाँ सर, हाँ सर। आगे बढ़े। Yes, sir. चलो अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा बात ये समझना है हम लोग को कि देखो मैं मिटा रहा हूं उसको, ठीक है? सबका हो गया? Yes, sir. Okay, sir. जो शांत दल के मेंबर है उनका वहां नहीं है। हाँ शांत दल के चेयरमैन लोग। चल आगे बढ़ो। अब यहाँ पे लिख सकते हो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, समझना। measurement of electrode potential of a single electrode। देखो एक बात समझो, अगर मैं तुमसे ऐसा पूछूं तो तुम मुझे बताना कि पॉसिबल है कि ठीक। मैंने क्या कर दिया, मान लो कि तुमको मैंने एक गैल्वेनिक सेल दे दी, एक चैम्बर बना दिया कि चैम्बर के अंदर मान लो कोई भी एक सोल्यूशन प्रेजेंट है MCl नाम का, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है M नाम का, है ना, ये M नाम का प्रेजेंट है। और मैंने बोल दिया कि इस सेल का जो E0 सेल निकल के आता है -0.35 वोल्ट है, मुझे बताओ कि इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। तो क्या तुम निकाल पाओगे क्या? सोच के आंसर देना। हाँ कि नहीं? क्वेश्चन दोबारा सुना दूं? Yes, sir. क्वेश्चन ये है कि तुमको हमने एक सेल दे दिया, सेल मतलब एक सिंगल चैम्बर का सेल दे दिया, सिंगल चैम्बर, एक सिंगल चैम्बर हमारे पास बना हुआ है। यहाँ पे हमने एक MCl नाम का कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाल दिया। डालने के बाद हमने इसके अंदर एक M नाम का इलेक्ट्रोड को डाल दिया। सब करने के बाद हमको पूछा ये जा रहा है, और हमने बोला कि सेल का जो E0 सेल का वैल्यू है वो 0.35 है, तो बताओ कि इस सेल का इलेक्ट्रॉन कितना होगा। ये मैं इसको उल्टा पूछता हूँ, मैं तो ये बोलता हूँ कि E0 ऑफ दिस M, ये जो M नाम का सेल है इसका वैल्यू इतना हमारे पास गिवन है, हमको बताना है कि E0 का वैल्यू कितना होगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम E0 का वैल्यू निकाल लेंगे एक सिंगल सेल से, कि नहीं निकाल पाएंगे? No, sir. नहीं निकाल पाएंगे ना। Sir, निकाल दो पाएंगे, चाहिए. दो चाहिए, वेरी करेक्ट, नहीं निकाल पाएंगे। अब तो यहाँ पे लॉजिक क्या है कि हमारे पास अगर सिंगल सेल प्रेजेंट है तो वहां से हम कभी भी किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड द वैल्यू ऑफ ई कैथोड एज वेल एज क्या ई एनोड। अकेला कैथोड होगा तभी नहीं निकाल पाओगे, अकेला एनोड होगा तभी नहीं निकाल पाओगे, सिंपल सा बात। तो ऐसे केस में क्या किया जाए, ऐसे केस में क्या किया जाए, तो ऐसे केस में हमारे पास एक तरीका होता है, एक मीन होता है, उसको बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं? सी। अब इस सी का मतलब वो सी नहीं है ना, ये सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ये सी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं, SHE। इसका मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। बोल बात समझ में आ रहा है? Sir. ठीक है, तो यहाँ पे एक दो लाइन लिखो जल्दी से। यस सर। तो यहाँ पे एक लाइन लिखो, लाइन लिखो।
it is not possible, write down, error डाल के लिखना, it is not possible to calculate the electrode potential. It is not possible to calculate the electrode potential of a single electron. Electrode potential of a single electrode. Electrode potential of a single electrode. ठीक है? ठीक है, आगे लिखो, we can only measure the electrode potential, for two cell. We can only measure the electrode potential for two cell. We can only measure the electrode potential for two cell. ठीक है, अगर दो सेल होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, सिंगल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, अब हम लोग सिर्फ ये बोलेंगे कि मेजर नहीं कर सकते तो नहीं होगा, तो हम लोग को कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, मेजरमेंट करने का कोई टेक्निक बिल्डअप करना पड़ेगा। तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं, SHE, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो तुम आगे एक लाइन लिखो यहाँ पे, आगे यहाँ पे लाइन लिखो। ठीक है, with the help of SHE, ब्रैकेट में लिखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, with the help of SHE, standard hydrogen electrode, we can now measure the electrode potential. We can now measure the electrode potential of a single cell. We can now measure the electrode potential of a single cell. We can now measure the electrode potential of a single cell. तो किसी भी सिंगल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजरमेंट करना है तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, SHE को यूज करना पड़ेगा, then only we can measure, otherwise we cannot measure. क्लियर बात, समझ में आता है? जल्दी यस सर। करना क्या है समझो, ध्यान से देखो, कंस्ट्रक्शन कितना सिंपल है देखो, अभी ये तो पूछेगा नहीं, समझो नहीं कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं SHE का, क्या होता है SHE ये होता है कि हम लोग एक बीकर लेंगे बड़ा सा, ये हम एक चैम्बर बना रहे हैं, चैम्बर लेंगे, ये हमारा चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी एक एसिडिक सॉल्यूशन को डालेंगे, कोई भी एसिड क्यों डालेंगे, बिकॉज हम नाम है इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे मान लो हमने क्या कर लिया, HCl यूज कर लिया, ताकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, H+ आयन प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट उसके अंदर, H+ आयन। बस में आ रहा है क्या प्रेजेंट होना चाहिए, H+ आयन प्रेजेंट। प्लस है। हम लोग क्या करेंगे, H+ आयन प्रेजेंट है, हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर एक ऐसे बनाएंगे, ये हमने क्या कर दिया, एक प्लेटिनियम का हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड यूज कर दिया। प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड यूज करने के पीछे क्या रीजन है, बिकॉज इसका रिएक्टिविटी क्या होता है, कम होता है। इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड है ये, एक प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक एसिडिक सोल्यूशन डाल दिया, क्योंकि मुझे H+ आयन चाहिए था। इस एसिडिक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 मोलर ले लो, और हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहां से हम कंटिन्यूस क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, बबल करेंगे एक पर्टिकुलर प्रेशर के अंदर, और वो जो प्रेशर हम लोग यहाँ पे डालेंगे वो प्रेशर कितना होगा, 1 बार प्रेशर। तो जब भी हम 1 बार प्रेशर को कंटिन्यूअसली इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर, जो किससे बना होगा, HCl से बना है, मोलारिटी कितना होगा, 1 मोलर होगा। तो ऐसा जो इलेक्ट्रोड बनके यहाँ पे तैयार होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, SHE बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, SHE। क्लियर,
तो इसके बारे में कुछ लाइन लिखो, फिर बताता हूँ रिएक्शन कैसे काम करेगा। लिखो यहाँ। बन गया तो बोलना, लिखाता हूँ कुछ उसके बारे में। सर हो गया। हो गया? तो अब एक लाइन लिखो। लिखो इन SHE, राइट डाउन इन SHE, comma, the hydrogen gas is bubbled. The hydrogen gas is bubbled through 1 molar. Hydrogen gas is bubbled through 1 molar, through 1 capital M, यानी 1 molar H plus aqueous solution, H plus aqueous solution, H plus aqueous solution at 1 bar pressure, at 1 bar pressure, at 1 bar pressure, 1 bar pressure over an platinum electrode, over an platinum electrode, over an platinum electrode, over an platinum electrode, and the electrode potential of SHE, and the electrode potential of SHE is equal to 0. SHE is equal to 0. अब ये इसका सबसे खास बात है कि SHE का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है वो 0 होगा। अगर तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज को निकाल के देखोगे तो बीच में आता है हाइड्रोजन, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हाइड्रोजन 0, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो बोलने का मतलब क्या है कि SHE का जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन होता है उसका सेल पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। चाहे तुम उसको एनोड में यूज करो, चाहे तुम उसको कैथोड में यूज करो, कहीं भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा दैट विल बी 0। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है? Yes, sir. यस सर। रिएक्शन देखो, अगर एनोड में यूज करोगे तो कैसा रिएक्शन होगा और कैथोड में यूज करोगे तो कैसा रिएक्शन होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब एनोड के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो हाइड्रोजन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो हाइड्रोजन गैस अपने आप को कन्वर्ट करेगा H plus aqueous 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हाफ लगा दो, ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब ये जो मैंने रिएक्शन लिखा, इस रिएक्शन का तुम अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसको एनोड, तो इनोड ऑफ एनोड लिखोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अगर तुम उसको एज ए कैथोड यूज करना चाहते हो तो एज ए कैथोड यूज करना है तो भी क्या होगा तुम्हारा? सेम चीज है। ये H plus aqueous क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन लेके हाफ H2 गैस में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। और इस केस में अगर तुम इसको E नॉट ऑफ कैथोड यूज करना चाहते हो तब भी इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 है। तो बोलने का ये मतलब है, सीधा मतलब है, कहीं भी यूज करो, कैथोड में यूज करो या एनोड में यूज करो, जहां यूज करना है वहां यूज करो, बट इसका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 0। क्या ये बात क्लियर है कि कोई डाउट इसके लिए? Yes, sir. ठीक है ना?
तो ये Yes, सब sir. क्वेश्चन एंट्रेंस के अंदर भी Yes, sir. बहुत ज्यादा देखा गया है कि कहीं पे भी अगर तुम्हारे पास सिंगल इलेक्ट्रोड गिवन है, ध्यान देना, मैं वापस बता रहा हूँ, कहीं पे भी तुम्हारे पास सिंगल इलेक्ट्रोड गिवन है, एक में देखा कि सिंगल इलेक्ट्रोड है, तो उसी टाइम पे समझ जाओ कि एग्जाम के अंदर एमसीक्यू में खासकर सिंगल इलेक्ट्रोड देके तुमसे सेल पोटेंशियल का वैल्यू पूछ रहा है, तो समझ जाना कि यहाँ पे हम लोग को एसएचई यूज करना पड़ेगा, नहीं तो उसका आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो एसएचई उस जगह पे यूज करेंगे जहां पे किसी सिंगल सेल का वैल्यू गिवन हो और किसी एक सेल का वैल्यू ना गिवन। बोलो, कुछ पूछ रहा है क्या? कोई पूछ रहा है कुछ? No, sir. ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन लिखो। देखो, if E naught of the cell, if E naught of the cell is given, if E naught of the cell is given to be plus 0.76 volt, if E naught of the cell is given to be plus 0.76 volt, plus 0.76 volt, plus 0.76 volt, what will be the cell potential of anode? What will be the cell potential of anode? किसी भी सेल का पोटेंशियल गिवन है, इनोड सेल 0.76, पूछा ये जा रहा है कि ई एनोड का वैल्यू क्या होगा। इनोड सेल गिवन है, ई एनोड पूछा जा रहा है, चलो बताओ। कितना टाइम लग रहा है? क्या करेंगे बताओ? What should we do? सर एसएचई। Sir, SSG. हाँ, लगाओ SSG। सर 0.24 है क्या? बोलो कितना है? सर 0.24। कैसे आएगा? तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो, ई नोट सेल गिवन है, ई एनोड हमको पूछा गया है। फॉर्मूला क्या है हमारा कि ई नोट सेल विल बी इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ई सेल का वैल्यू है 0.76, एनोड हमको निकालने बोला गया है, कैथोड हमको पता नहीं। तो जब हमको नहीं पता होगा तो उसको क्या ले लेंगे? उसको ऐसे ही ले लोगे। कितना होगा ऐसे ही? 0 होता है। तो क्या निकल के आएगा बताओ? देयरफॉर E naught of anode will be equal to minus 0.76 volt। खत्म। तो 4 कैसे आ रहा है? क्या हुआ? तुम लोग क्या कर रहे हो? क्लास 2 का बच्चा लोग कोई कुछ नहीं बोलता, एक बच्चा बोला और पूरा 26 सर बच्चा आ गया है। हाँ, Sir, आ गया sir. आ गया। गया। कितना आया? तो बोलता क्यों नहीं? कितना आया तुम? सर वही माइनस वाला। माइनस सर, आपका माइक ऑफ था, मेरे हम लोग लगा चला गया आपका।
कोई नहीं कहा जाएगा, तो वेट करो तो बोलेगा वो। ठीक है, सबको समझ आ गया एसएचजी तक? यस सर, आ गया सर। चलो बहुत अच्छा। तो अगर हमने एसएचजी खत्म कर लिया तो गैल्वेनिक सेल में अब हमारे पास एक आखिरी टॉपिक बचता है। उस आखिरी टॉपिक का नाम है नर्स्ट इक्वेशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नर्स्ट इक्वेशन, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नर्स्ट इक्वेशन करेंगे और नर्स्ट इक्वेशन खत्म होने के बाद अब इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं तुमसे पूछना भी चाह रहा था, नर्स्ट इक्वेशन खत्म होने के बाद है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीबीएसई ने उड़ा दिया है अपने सिलेबस से। तो क्या तुम लोग पढ़ना चाहोगे कि नहीं पढ़ना चाहोगे? सर कंपटीशन में आएगा कि नहीं? हाँ, जेई मेडिकल में सब कुछ आएगा, तो पढ़ा जेई दीजिए सर। मेडिकल में कुछ सब आएगा, यहाँ से उड़ाया है हमने, तो बोर्ड एकदम उड़ा दिया है। सर पढ़ा दीजिए सर। बाकी लोग पढ़ा दीजिए। मुझे ना कभी कभी डाउट होता है कि तुम लोग क्लास में बच्चा लोग है कि नहीं। लगता तो 26 बजे दिख रहा है मुझे, बोलता कोई नहीं है, तो मुझे लगता है इन लोग चूतिया तो नहीं बना। पढ़ा दीजिए। गर्ल्स लोग कोई है, कोई गर्ल्स है क्लास में? कोई यस, कोई गर्ल्स यस नो कर दो एक बार। यस सर। अरे तुम लोग हो क्लास में? अरे क्या बात है, पार्टी बन रहा है आज तो। चलो फिर ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। अरे क्या